न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी महोबा में है और हम मौजूद हैं यहाँ के मशहूर अल्लाह चौक पे। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर यहाँ के समाज सेवी और लंबे समय से संघर्ष कर रहे तारा पाटेकर से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर जो उनका संघर्ष है वो कहाँ पहुँचा और साथ ही यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पर वे क्या कहते हैं। तो तारा जी अभी हमारे साथ है। सर, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सर, ये बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 2 साल तक आपने अनशन किया और 25 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने खून से पत्र लिखा है। तो जो आपकी ये मांग थी उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची? देखिए, हमारे जो सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, वो 8 बार लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य का मसला उठा चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 19 विधायक हैं, सभी विधायक विधानसभा में भी बुंदेलखंड राज्य का मसला उठा चुके हैं और 2 साल पहले उन्होंने उठाया था। और उसके बाद ही योगी सरकार दबाव में आई और उसने बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया और हमारे जो आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा था राजा बुंदेला, उसको उनको भी उसमें जोड़ा और उनको उपाध्यक्ष बनाया। तो ये चीज़ इतनी डेवलपमेंट अभी तक हुई है। लेकिन जो बोर्ड बना है वो, तमाम बोर्ड बने हुए हैं प्रदेश में, कम से कम 2 दर्जन बोर्ड बने हुए हैं। उन्हीं बोर्ड की तरह वो भी एक बोर्ड बन के रह गया है और उसके पास कोई, वो टीथलेस बॉडी है, उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो खुद कुछ कर सके, कोई बड़े फैसले ले सके या बजट हो। वो केवल समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इतना डेवलपमेंट इस पर हुआ है। तो हमारा लेकिन संघर्ष जारी है। हम इस संघर्ष को अभी कंटिन्यू हर महीने एक बार मोदी जी को खून से खत लिखते हैं, क्योंकि अनशन जो हमने किया था वो 635 दिन बाद कोरोना काल चूँकि प्रारंभ हो गया था। 22 मार्च को 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था, 23 मार्च को हमने उस अनशन को स्थगित किया था। लेकिन वो अभी हम विधानसभा चुनाव के बाद फिर नए सिरे से चालू करेंगे। आपने प्रधानमंत्री को 25 बार खून से पत्र लिखा है, उनका कोई जवाब आया आपको? एक्चुअली जवाब की बात जहाँ तक है, वो मेरे जन्मदिन पर मोदी जी ने मुझे मेल करके बधाई दी थी 7 जून को, और वैसे वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी जब महोबा आए थे अभी 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर, तो उन्होंने वो सारी बातें मन से कही जो हम उनको लगातार लिखते हैं। जैसे हम लगातार लिखते हैं कि आज़ादी के बाद से बुंदेलखंड का लगातार दोहन होता रहा है, इसके साथ भेदभाव हुआ है, ये 2 राज्यों के बीच में पिस रहा है और इसका जो है विकास नहीं हो पा रहा है। ये मुख्य धारा से काफ़ी दूर जा चुका है। इसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ अतिरिक्त विशेष दर्जा देना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो ये सब बातें मोदी जी ने काफ़ी हद तक अपने भाषण में बोली। तो हमको लगता है कि उनके संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। अभी विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले भी मोदी जी ने, लग रहा था केंद्र सरकार बुंदेलखंड राज्य बनाने के बारे में विचार कर रही है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों बुंदेलखंड नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने फिलहाल मामले को टाल दिया। तो और ये दोनों राज्य क्यों नहीं चाहते हैं, आपको क्यों लगता है? ये इसलिए नहीं चाहते हैं कि देखिए, कोई भी अपना कमाऊ पूत नहीं खोना चाहता। बुंदेलखंड कमाऊ पूत है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी और मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी। क्योंकि ये जो खनन बेल्ट है, बुंदेलखंड को खनन हब बनाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं। पिछली सरकारों में खनन बहुत ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि जितने राजनीतिक दल हैं, उनके जितने लीडर्स हैं, आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे खनन से जुड़े हुए हैं। तो पैसा उन्होंने कमा लिया है, अब वो सत्ता। तो अभी आप, हमारे यहाँ भी कई लीडर्स हैं जो सत्ता बदलते ही खनन से जुड़े हुए हैं और वो दूसरे पार्टी में आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने साम्राज्य को बनाए रखना है। तो हमाम में सभी नंगे हैं। तो वो सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सिंडिकेट चल रहे हैं। यहाँ की जो पब्लिक है वो उनसे मोर्चा लेने की पोजीशन में नहीं है। तो ये कमाऊ पूत किस तरीके से यहाँ के लोगों के जीवन में मतलब कितना असर डाल रहा है? देखिए, कमाऊ पूत बड़े बड़े लोगों के लिए है। सरकार को राजस्व मिल रहा है,
इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी मशीनें लेके खनन में लगी हुई हैं। और जो पानी की प्रॉब्लम है वो खनन की वजह से यहाँ का पर्यावरण भी अनबैलेंस हुआ है। यहाँ बारिश कम हो गई है, क्योंकि जो बारिश यहाँ जितनी होती थी, हम बचपन में याद है हमें लगातार 4-4 दिन बारिश होती रहती थी, तालाब भरे रहते थे, वाटर लेवल अच्छा था। लेकिन अब वो सारा डाउन हो चुका है। वजह क्या है कि जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी आ नहीं रहा है। बारिश कम हो गई है। इसके अलावा एक पानी का एक संकट और भी है। ये संकट ये है कि जैसे महोबा का ही उदाहरण है, यहाँ के जितने तालाब हैं उन सारे तालाबों को उर्मिल डैम से भरा जाता था, क्योंकि जब उर्मिल डैम बना था, कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय, तो सारा पैसा यूपी गवर्नमेंट ने लगाया था। लेकिन उसमें पैक्ट हुआ था कि 40-60 का रेशो रखना है। 60% पानी एमपी गवर्नमेंट लेगी, 40% यूपी को देगी। लेकिन आज की तारीख में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वहाँ से, सिर्फ पीने का पानी दे रहे हैं, सिंचाई का बंद कर दिया गया। कारण उन्होंने चेक डैम बना दिए हैं काफ़ी। वो उर्मिल डैम में जो नहरें थी जिससे वो भरता था, 14 चेक डैम पहले बना दिए हैं। अगर इसमें पानी आएगा तो देना पड़ेगा, करार है। तो उन्होंने पहले ही चेक डैम बना के पानी को डाइवर्ट कर दिया, तो वो पानी यहाँ आ नहीं पा रहा है, तो सिंचाई की प्रॉब्लम हो गई थी। अभी इसको लेके काफ़ी हाई लेवल तक चर्चा हुई, बात भी सरकार तक बात गई, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रही। ये 2 राज्यों के बीच में मामला फंस गया है। तो इसको हल करने के लिए अब सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की सोची है। जैसे इसमें अर्जुन सहाय परियोजना जो लंबे समय से पेंडिंग थी, उसको जल्दी से पूरा करवाया मोदी सरकार, योगी सरकार ने मिलके, और उसको अभी चालू किया। तो उससे एक बेल्ट को तो लाभ हो रहा है, पर महोबा जो हमारा क्षेत्र है इसको लाभ नहीं हो रहा है। कैन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जो था वो अटल जी का था, उसको अभी मंजूरी मिली है। अब उसको बनने में, उसको चालू होने में अभी 10 साल लगेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। केन बेतवा को लेकर तो सर एक ये भी कहा जा रहा है कि पर्यावरण को काफी ज्यादा नजरअंदाज किया गया और उसको पास कराया गया। उसको लेके ही तो सहमति नहीं बन पा रही थी दोनों सरकार में। पिछले 20 वर्षों से सहमति नहीं हो पा रही थी। हम लोग भी उसका लगातार विरोध कर रहे थे, क्योंकि पहले ये था कि उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/3 हिस्सा जाना था और लगभग 23 लाख पेड़ कटने थे। इसका भारी विरोध था। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में PIL तक है। ये बात मोदी जी को भी हमने अपने खून से खत में लिखी। मोदी जी ने क्या किया है, अभी जो हमारी रिपोर्ट है वो ये है कि उन्होंने उसका रूट डाइवर्ट किया है। उसको पन्ना के थ्रू, वहाँ एक बांध है, उसके थ्रू लाना है। अब वो जो पर्यावरण डैमेज होना था उसको रोका जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए अभी हम लोग खामोश हैं। तो बाकी बात रही पानी की जो प्रॉब्लम है उसकी, वो एक बहुत पुरानी समस्या है, क्योंकि बुंदेलखंड में पंजाब से ज़्यादा नदियां हैं। पंजाब में 5 नदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का किसान समृद्ध है, वहाँ पानी की कमी नहीं। लेकिन बुंदेलखंड में 7 नदियां हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पानी की त्राही त्राही रही है। यहाँ पे ना खनन एक बहुत बड़ा मसला है। तो खनन को लेकर काफी सारे, पिछले दिनों एक व्यापारी ने आत्महत्या भी कर ली, एक IPS यहाँ से फरार है, कई मजदूरों की मौत भी हो जाती है, उसका पर्यावरण का भी नुकसान है। हम कल देख रहे थे कि पहाड़ बिल्कुल उदास से दिखते हैं जिनका खनन हो गया है। तो खनन का क्या असर है और उसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा महोबा पर? देखिए, जो हमारा बुंदेलखंड राज्य की जो हमारी मांग है असली, उसके पीछे मूल भावना हमारी ये है कि हम बुंदेलखंड को खनन हब नहीं बनने देना चाहते। हम बुंदेलखंड को पर्यटन तीर्थ बनाना चाहते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड देश का सबसे जो खूबसूरत, सबसे धार्मिक और हर तरह से पर्यावरण के हिसाब से अच्छे स्थल हैं, उसमें एक है। इसको अगर ये खनन नहीं रोका गया, बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद जो सरकार आएगी वो यहाँ की लोकल जो ग्राउंड रियलिटी को देखेगी और उस हिसाब से खनन को मंजूरी देगी। खनन तो होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होगा। खनन अंधाधुंध जो चल रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि ये ही यहाँ के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। अगर ये जारी रहा तो अभी एक कब रही है पत्थर मंडी, आने वाले समय में 50 मंडी हो जाएंगी और सभी जगह यही हाल हो जाएगा। पूरा बुंदेलखंड बर्बाद हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा, यहाँ पे सांस लेने लायक नहीं रहेगा, यहाँ के लोग जिंदा लाश बन जाएंगे। हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हम ये रोकना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली, भोपाल और
और लखनऊ में जो सरकारें बैठी हैं उनको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जब बहुत देर हो जाएगी तब फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम इसीलिए इस मांग को, बुंदेलखंड राज की मांग को कर रहे हैं। उनको रेवेन्यू का जो लाभ होना है सबसे पहले वो रुकेगा। सर, आपने भी कहा कि ये बुंदेलखंड कमाऊ पुत है, लेकिन हम देखते हैं, मैं अभी जब नोएडा के लेबर चौक पे स्टोरी कर रहा था तो वहाँ एक बड़ी आबादी थी जो महोबा की ही थी। तो आखिर महोबा में पलायन क्यों नहीं रुक रहा जबकि ये इतना कमाऊ पुत है? देखिए, जो हमने जब एम्स आंदोलन चालू किया था उसके पीछे हमारे दो मकसद थे। एक मकसद ये था कि महोबा में इलाज के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, बुंदेलखंड में एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट हो। दूसरी चीज़, उससे क्या होगा कि विकास के लिए कोई एक बड़ी चीज़ चाहिए। अगर एम्स जैसा कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ आ जाता तो उसके सहारे बहुत से और इंस्टीट्यूशन अपने आप आ जाते, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता, होटल खुलते, डॉक्टर्स बढ़ते, सारी चीज़ें होती और वो बिल्डिंग तैयार होती सालों में, उससे मजदूरों को काम मिलता, कम से कम हज़ारों मजदूर उसमें काम करते, तो लोगों को रोज़गार मिलता। तो मेरा जो था पलायन रोकने के पीछे एक उसमें मेन था कि वो विकास की चाबी मैं उसको मानता था। इलाज तो सबसे लास्ट में मिलना था, उसमें पहले लोगों को रोज़गार मिलना था, पलायन रोकना था और उसके सहारे और चीज़ें आती। तो लेकिन वो नहीं हो पाया बुंदेलखंड, उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की भी गलती रही। तो पलायन न रोक पाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर रोजगार के साधन कम हैं। तो रोजगार के साधन कैसे आएंगे? कोई चीज़ तो बड़ी आए। बुंदेलखंड में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी उद्योग नहीं है। आज की तारीख में बुंदेलखंड में खनन सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। एम्स के लिए भी लंबा संघर्ष किया है, तो ये बताएंगे कि यहाँ पे अभी इलाज की क्या स्थिति है? क्योंकि आपको आश्वासन दिया गया था आपके अनशन को रोकने के लिए कि हम यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करेंगे, बेहतर हुई क्या? देखिए, यहाँ पर कमोवेश स्थिति नहीं सुधर पाई है, उसमें सुधार रत्ती भर नहीं हुआ है, हल्का फुल्का मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मापदंड पूरे नहीं करता, उसका एरिया कम है, डॉक्टर्स कम है, सब कुछ कम है। क्योंकि जब हम अनशन पर बैठे थे तब दिल्ली से एक स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आई थी, मोदी जी ने ही प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर आई थी। उसने कहा था कि पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ये चाहता था कि महोबा के जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए, लेकिन जब वो टीम यहाँ आई तो उन्होंने देखा कि इसमें तो ये जिला अस्पताल के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये पहले कम्युनिटी सेंटर था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन उसी को नाम दे दिया, बोर्ड लगा दिया जिला बनने के बाद कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। तो लेकिन स्पेस कम था, तमाम दिक्कतें थी। उन्होंने कहा इस मेडिकल कॉलेज के लिए हमको 25 एकड़ ज़मीन चाहिए, वो यहाँ है नहीं, और वो सारी रिपोर्ट उन्होंने दे दी। लेकिन हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, इन लोगों की निष्क्रियता की वजह से उस पर एक्शन नहीं हो पाया। अब लेकिन एक्शन हुआ जब हमने लगातार उस पर जारी रखा, खून से खत लिखना चालू किया। आपको याद होगा बीच में महोबा की जो हॉस्पिटल में बरसात में इमरजेंसी में पानी भरा हुआ था और वहाँ बेड और वो सारी चीज़ें तैर रही थी, तो फिर वो नेशनल न्यूज़ बनी। उसके बाद बवाल हुआ, तब फिर हमने फिर खून से खत लिखे, तब ये हुआ कि नहीं, इसको सही किया जाए और ज़मीन दी जाए। अब 200 बेड का हॉस्पिटल बनना है। मेडिकल कॉलेज हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने ये माना कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी जगह खराब हैं। उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए, महोबा को भी दे दिया गया, घोषणा हो गई है। लेकिन उसके लिए 200 बेड का हॉस्पिटल अनिवार्य है, तो 300 बेड टोटल होने चाहिए। हमारा हॉस्पिटल 100 बेड का है, तो 200 बेड का हॉस्पिटल का शिलान्यास होना था, ये चुनाव के पहले होना था, 2 महीने पहले, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ राजनीतिक उठापटक हो गई। हमारे जो विधायक जी हैं उनका टिकट कटने वाला था, वो टिकट के चक्कर में भाग दौड़ करते रहे और वो नहीं करवा पाए। सर, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, हम अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में हैं कि आप खून से खत क्यों लिखते हैं? देखिए, इसलिए लिखते हैं कि जब हम अनशन पर बैठे थे बुंदेलखंड राज को लेके, हमें 1 साल से अधिक हो गया था। एक बार हम लोग ब्लैक डे मना रहे थे कि बुंदेलखंड को ख़त्म किया गया था 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो उस समय आधा यूपी में मिला दिया गया, आधा एमपी में। हम ब्लैक डे मना रहे थे, हमने उस बार खून से खत लिखा। हमने कहा आज प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखेंगे। उसके 15 दिन बाद यहाँ पे इंटेलिजेंस की टीम आई, उन्होंने कहा कि डीएम साहब चाह रहे हैं कि आप अनशन को स्थगित कर दें। हमने कहा वो कैसे, वो नहीं हो पाएगा।
उन्होंने कहा डीएम साहब ससम्मान समाप्त कराना चाहते हैं, वो कह रहे बहुत लंबा हो गया, आप विचार करें। हमने कहा वो प्रधानमंत्री के स्तर का काम है, डीएम कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने अगली बार जब फिर खून से खत लिखे तो क्या हुआ कि फिर डीएम और एसपी दोनों ने फरमान भेजा कि भाई आप अनशन को समाप्त करिए क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और इस पर कहिए तो हम आके जूस पिला दें, हम ससम्मान इसको समाप्त कराना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा होगा, इस पर विचार करें। हमने फिर इंटेलिजेंस वालों से पूछा भाई ऐसी क्या बात है, हम 1 साल से बैठे हुए हैं, तब तक तो कोई नहीं पूछता था हमको, अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि डीएम और एसपी को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा आप जो खून से खत प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जब वो पीएमओ जाते हैं तो वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि बताइए इतना लंबा अनशन चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, उसको ख़त्म क्यों नहीं करवाते हो, तो ख़त्म करवाइए। तो इसलिए फिर इन लोगों ने, तभी ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो हमको लगा कि ये दवा असर कर रही है, इसलिए हमने फिर खून से खत लिखना उस कंटिन्यू चालू कर दिया। बाकी हम और भी कई ज़िलों से लिखाते हैं, जैसे हमीरपुर से भी लिखे जाते हैं, बांदा से भी लिखे जाते हैं, चित्रकूट से भी लिखे जाते हैं, फतेहपुर से भी लिखे जाते हैं, और हमने हर ज़िले में जा के लिखवाए भी हैं। झांसी में लिखवाए हैं, जालौन में लिखवाए हैं, बांदा में लिखवाए हैं, सब जगह करवाया है। तारा जी, हम जिन मसलों पे बात कर रहे हैं, चाहे वो माइग्रेशन हो, खनन हो या स्वास्थ्य सुविधाएं हो, ये तमाम मसले, बुंदेलखंड राज्य की मांग हो, अभी यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या ये सब मसले इस चुनाव में ये मुद्दा है या मुद्दा कुछ और है? चुनाव में लोगों की समस्याएं दिख रही है या नहीं? देखिए समस्याएं हैं और ये मुद्दा है और चल रहा है। मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि योगी सरकार के समय या मोदी, दोनों सरकारों ने हर ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज दिया, घोषणा हो गई, आज नहीं कल बनना ही है। हम लोग इस बात से संतोष कर रहे हैं कि आज नहीं कल बनेगा, ठीक है। बुंदेलखंड राज्य का मसला हमारे सांसद लगातार उठा रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ की सड़कें अच्छी हो गई, बिजली की समस्या हल हो गई, पानी की समस्याओं के लिए जैसे तमाम योजनाएं चालू की जा रही हैं, हो गई हैं, कुछ कुछ चालू हो रही हैं। तो इंडस्ट्री लाने के लिए भी यहाँ हमारे पास में एक गहरा गांव है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो रहा है। हमारे हम जो चाहते हैं कि पर्यटन तीर्थ बनाया जाए बुंदेलखंड को, उस दिशा में भी काम हो रहा है। आपको याद होगा कि योगी जी ने चित्रकूट में बहुत ध्यान दिया है, महोबा में भी ध्यान दिया है, गुरु गोरखनाथ की तपस्थली है गोरखगिरी, वहाँ पर भी उन्होंने बजट दिया, वहाँ भी काम हुआ है काफ़ी। तीरथ सागर में हुआ है, मदन सागर खकरा मठ में काम हुआ है, तमाम जगह पर्यटन की दिशा में काम हो रहा है। तो हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो हो रहा है, सरकार कर रही है, लेकिन वो गति नहीं है जो होनी चाहिए। पर हमको उम्मीद है ये आगे काम अच्छा होगा, और हमारे जो बुंदेलखंड का चेहरा, जो बदहाली, जो हमारे माथे पे कलंक लगा है, वो हम धुलने में कामयाब हो जाएंगे, ये होप है। और ज़रूर ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं और आगे भी होगा। हमारे विधायक जी मेरे पीछे पड़े हैं कि आप नंगे पैर चल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको मुझे ख़त्म कराना है। मैंने उनसे कहा है कि आप कुछ काम करवाइए, हो जाएंगे, मैं आपकी बात मान लूँगा, क्योंकि मुझे 6.5 साल हो गए हैं। हमारे सांसद जी को बुरा लगता है कि मैं नंगे पैर चलता हूँ। वो मुझे दिल्ली में मिले, उन्होंने दिल्ली में मुझे देखा, बोले तारा भैया आप यहाँ भी नंगे पैर? मैंने कहा हाँ, जब मेरा संकल्प है तो मैं हर जगह चलता हूँ। तो कहने का मतलब उम्मीद है, और हमें इसलिए उम्मीद से, आशा से आसमान टंगा है। तो ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं और ये मुद्दे ही असर दिखा रहे हैं। आप देखिए इस समय सरकारों ने काम तो किया ही है, कितने लोगों के मकान बन गए हैं, कितने लोगों को राशन मिल रहा है, और कितना मतलब लोगों की शादियां तक करवा रही सरकार, लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए, सरकार ने दिए, बहुत कुछ किया है। तो ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं कह सकते सरकार काम नहीं कर रही। योगी जी ने भी बहुत मेहनत करी है, कोरोना काल में जितनी मेहनत की, उसके बाद लगातार मेहनत की ये, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इतना उनके लिए संभव नहीं है मैनेज कर पाना। हम बुंदेलखंड की वकालत इसीलिए करते हैं कि छोटा राज्य होगा तो बेहतर प्रबंधन होगा, बेहतर मैनेजमेंट होगा, देखभाल अच्छी होगी। आपका आगे बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा? जी जी बिल्कुल जारी रहेगा। हम विधानसभा चुनाव तक रुके हुए हैं, विधानसभा चुनाव निपटने के बाद फिर अपनी लड़ाई जारी रहेगी, और नए अंदाज में, नए क्लेवर के साथ, नए आक्रामक तेवर के साथ हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं, आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।